बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें। शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। मुझे पूरा एहसास है कि मेरी इस बात में कोई वज़न नहीं है, लेकिन एक तरफ मैं फ़ौजी तहकीकाती टीम से आमना सामना होने से कतरा रहा था, दूसरी तरफ रफ़ीक को ठिकाना लगाना भी ज़रूरी था, क्योंकि इसे मेरी असलियत का पता चल चुका था और वो इस इंतज़ार में था कि मुझ पर कारी वार कर सके। इसने खुद अपनी ज़बान से एतराफ़ किया था कि इसने मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारी जीप में देखा था, और वो बकौल इसकी बदकिस्मती से अपने हामियों और तुम्हारे मुखालफिन अफसर को ये बात बता ना सका। वो दरअसल भारतीय जासूस को मेरे मुतल्लक पूरी मालूमात देकर इनाम में बड़ी रकम हथियाने के इंतज़ार में था। कर्नल मुजम्मल मेरी बात सुनकर सोच में पड़ गया। मैंने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, रफ़ीक की पुरसरार मौत को इसके हामी अफसरान खामोशी से बर्दाश्त नहीं करेंगे। तफ्तीश शुरू हुई तो पहले मरहले में ही इसका हमारे साथ जाना ज़ाहिर हो जाएगा। मैं और मेरे साथी गैर कानूनी तौर पर और बगैर पासपोर्ट और वीज़े के बांग्लादेश में दाखिल हुए हैं। रानी और दूसरी खवातीन खलना में हैं। हमारा सामान भी दर्शन होटल में है। हालात की संगीनी के पेश नज़र मैं अपने साथियों को अभी तक होटल जाने की इजाज़त नहीं दी है और वो एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें, इसलिए मैं सीधा तुम्हारे पास आया हूँ। कर्नल मुजम्मल ने मेरी सारी बात तवज्जो से सुनकर जवाब दिया, मुझे ब्रिगेडियर साहब से बात करना पड़ेगी। वैसे मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारा कोई बाल भी बीका न कर सकेगा। तुम्हें हमने इस मिशन की जिम्मेदारी बहुत सोच समझ कर सौंपी थी। हम तुम्हें कभी लाताल्की न करेंगे, चाहे हमें खुलकर ही अपने मुखालफिन के सामना आना पड़े। ये कहकर कर्नल मुजम्मल ब्रिगेडियर को फ़ोन करने ड्राइंग रूम के दूसरे कोने में चला गया। इधर मैंने भी दिल को ये समझाकर ढारस दी कि मैंने कोई काम भी ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं किया है। भारत में DMI की हिरासत में बहुत बड़ी मुसीबत थी। अल्लाह ताला ने मुझे इसमें से निकाला तो यहाँ भी इसकी ज़ात पाक बेहतरी का ज़रूर कोई रास्ता निकाल देगी। मुजम्मल फ़ोन करके वापस मेरे पास आके बैठ गया। वो कुछ देर सोचता रहा, जैसे कुछ फ़ैसला कर रहा हो, और फिर बोला, देखो तुम रावलपिंडी से यहाँ इतनी मुसीबत किस लिए उठा कर आए हो? एक दोस्त के लिए। यहाँ मैं तुम्हें अचानक मिला। बहैसियत पुराने दोस्त के मुझे तुम्हारी खातर और तवाज़ो में कोई कसर उठा नहीं रखनी चाहिए थी, लेकिन बजाय इसके कि मैंने तुम्हें एक ख़तरनाक मिशन सौंप दिया, तुमने कामयाबी से मिशन अंजाम दिया और मुश्किलात में गिर गए। अब अगर कोई ये कहे कि हम पसे पर्दा रहकर तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेंगे, तो ये तुमसे ज़्यादती और कहने वाले की कमीनगी होगी। ब्रिगेडियर से ऐसा ही जवाब सुनने मैंने टेलीफोन पटक दिया था। मैंने ही नहीं, खलना में इस मुसीबत में डाला था और अपनी पूरी जिम्मेदारी और तुमसे दोस्ती के नाते मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मुझे अगर अपनी अजीज़ तरीन मत्ता भी कुर्बान करनी पड़ी या जान भी देनी पड़ी तो मैं एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं करूँगा। मुझ पर यकीन रखो। ये कहकर मुजम्मल चंद लम्हे खामोश रहा और फिर बोला, जब तक हम दरपेश मुश्किलात का तज्ज़िया नहीं करेंगे तो इनका हल भी समझ में नहीं आएगा। अगर हम मुश्किलात को यकजा करके इनका हल तलाश करने के लिए सब को अलग-अलग हिस्सों में बांट दे तो मुश्किलात की तरतीब कुछ यूं बनेगी। एक, तुम्हारे और तुम्हारे साथियों का बांग्लादेश में गैर कानूनी दाखिला और वापसी के वक्त चेकिंग का खदशा। चकमा सरदार का हमारी तलाश के लिए रफ़ीक के पास अपना लड़का सिपाही भेजना और इसकी हलाकत। हेलीकॉप्टर की तबाही की तहकीकात करने वाली टीम का रफ़ीक और चकमा मजदूर की लाशों के ज़रिए गाइड और हम तक पहुंचने का इम्कान। रानी और दूसरी खवातीन का दर्शन होटल में क़याम, जो अब हम सब के लिए गैर महफूज हो चुका था। सोनिया का असूल, कैसर और इसके साथियों का बांग्लादेश से भारत में महफूज तरीके से दाखिला। रफ़ीक और मजदूरों की हलाकत की तफ्तीश के पहले मरहले ही में इनका हमारे साथ शिकार पर जाना और पुरसरार हलाकत का इंकशाफ होना।
गार्ड का तफ्तीशी टीम को ये बताना कि मेरे कहने पर वो टोआ वापस गए। खलना में रफीक के भारत के अमी अफसरान से खुसूसी ताल्लुकात के बायस इसकी हलाकत की तफ्तीश में खासी दिलचस्पी लेना। मैंने और कर्नल मुजम्मल ने इन तमाम मसाइल का इलादा जो हल तलाश किया वो ये था, बांग्लादेश में मेरे और मेरे साथियों के गैर कानूनी दाखिले का सिर्फ हमें और हमारे हामी अफसरान को ही इल्म है, लिहाजा इस मसले को फिलहाल ना छेड़ा जाए और हमें जल्द अज जल्द बांग्लादेश से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। चकमा सरदार जख्मी है और जब तक इसे अपने भेजे गए लड़का स्पाई के जरिए हमारे खलना में होने की तस्दीक ना हो जाए, इसकी तरफ से किसी इकदाम की तवक्को नहीं करनी चाहिए। तहकीकाती टीम के हम तक पहुंचने की बहुत कम तवक्को है, क्योंकि हमारे मुताल्लिक सिर्फ रफीक और चकमा मजदूर ही नहीं बता सकते थे और मजदूर मुर्दे बोला नहीं करते, लिहाजा फिलहाल दोनों गार्ड को फौरी तौर पर FIU की हिरासत में ले लिया जाए और इन पर सख्ती करके इन्हें धमकाया जाए कि वो हमारे मुताल्लिक लब कुशाई ना करें और हमारी खलना से रवानगी से कबल इन्हें रिहा ना किया जाए। दूसरे मजदूर इन जान बचाने और तफ्तीश के मरहलों से गुजरने के खौफ से अपनी जुबानें बंद रखेंगे। मेरे साथियों की कन्वर्ट के गेस्ट हाउस में ब्रिगेडियर के ज़ाती मेहमानों के तौर पर मुंतकिली, ताकि ब्रिगेडियर अगर हालात मुवाफिक हुए तो अपनी मुलव्वस होने के बायस अपने तमाम वसाइल से हमारे तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करेगा। दर्शन होटल में मुकीम ख़वातीन को फौरी तौर पर फ़ौजी हिफाजत में मुजम्मल की बीवी तायरा के मैके बारसियाल में मुंतकिल किया जाए, जहां वो बिल्कुल महफूज होंगे। सोनिया के असूल के लिए हमारा तरीका मुनासिब तरीन है, लिहाजा इस पर मुनासिब वक्त पर अमल किया जाए। जैसूर के करीब भारत और बांग्लादेश के मुश्तरका सरहद पर निगरानी न होने के बराबर है और कैसर और इसके साथियों की हिफाजत और सरहद पार कराने के लिए मुजम्मल अपने हामी फौजी इनके अमरा भेजेगा। रफीक एक आदि शराब नोश के तौर पर मशहूर है। शराब ज़्यादा पीने से इसकी मौत वाक़या होना खिलाफ़े तवक्को नहीं हो सकता। मजदूर सांप के डसने से हलाक हुआ और जंगल में इस तरह हलाकतें होनी मामूल की बात है। रफीक की जेब में डॉलरों की मौजूदगी, हेलीकॉप्टर की तबाही और ज़्यादा शराब पीने से हलाकत को अनलायक ताल्लुक़ करके मुजम्मल अपने मुखरबों के ज़रिए शहर में ऐसी अफवाहें फैला देगा जिनसे तफ्तीशी टीमों का रुख मोड़ा जा सकता है। भारतीय बजूका और मिसाइल के इनकी लाशों के करीबी मिलने की वजह से ये भी कहानी फैलाई जा सकती है कि भारत में भारतीय मुखालफों ने रफीक को बजूका मुहैया किया और वो शिकार के बहाने कालीगंज के करीब भारतीय हेलीकॉप्टर को तबाह करने में कामयाब हो गया। बांग्लादेश के खिलाफ चकमा कबीले के लड़के का मजदूर के रूप में इसके साथ होना इस कहानी को मजीद तकवीत देगा। बजूका और मिसाइलों की तहकीकाती टीमें बिला आखिर तलाश कर लेंगी, क्योंकि इनके पास ज़मीन में मदफून दात का सुराग लगाने वाला आला भी होता है। भारत के बने हुए या इसके फौज में राइज इस असले के मिलने के बाद इनकी तफ्तीश का रुख चाहे वक्ती तौर पर ही सही भारतीय फौज में इनके मुखालफिन की तरफ मोड़ा जाएगा। गाइड जब हमारी खुफिया हिरासत में होंगे तो इनके का तहकीकाती टीमों का कुछ बताना नामुमकिन है। रफीक के मुताल्लिक हेलीकॉप्टर को तबाह करने की इस कहानी फैलाई जाएगी, जिसके बाद इसके अमी अफसरान भी अपनी जान बचाने के लिए खौफ से इससे अपनी खुसूसी और दोस्ताना ताल्लुकात के इजहार से भी मुनकर हो जाएंगे। हमारी ये प्लानिंग भी अगरचे कमज़ोर बुनियादों पर बनी और फूल प्रूफ ना थी, लेकिन कुछ ना होने से बेहतर थी। मुजम्मल और मैं इकट्ठे ही इसके घर से निकले। ठीक 2 घंटे बाद कर्नल ने मुझे तमाम इंतजामात करके दर्शन होटल में मुझे मिलना था। मैं पहले रेस्टोरेंट में साथियों के पास गया और मुख्तसर इन्हें प्रोग्राम बताकर इनके साथ ही दर्शन होटल चला आया। साथी अपनी तैयारी में मसरूफ़ हो गए और मैंने रानी से मिलकर सबको 1 घंटे के अंदर तैयार होने का कहा। ठीक 2 घंटे बाद एक मेजर 2 फौजी ट्रक लेकर होटल आ गया। एक ट्रक में मुजम्मल की बीवी तायरा और बच्चे बैठे थे। मैंने इस दौरान होटल से चेक आउट कर लिया। सब कमरों की अदायगी कर दी गई। रानी, इसका बेटा और दूसरी
साथी खवातीन इस ट्रक में बैठ गईं और मेजर इन्हें लेकर बारसियाल की तरफ रवाना हो गया। दूसरे ट्रक में मेरे साथी और मैं एक JCO के साथ कैंट में गेस्ट हाउस की तरफ चले। मुजम्मल गेस्ट हाउस में हमारे मुंतजिर था, जहां इसने 4 कमरे हमारे लिए रिजर्व करवा रखे थे। मुजम्मल ने मुझे कहा, क्या आइंदा चंद रोज़ हम गेस्ट हाउस से बाहर निकलने से एतराज़ करें और अगर कोई सिविलियन या वर्दी वाला पूछे तो इसे बताएं कि ब्रिगेडियर हक के मेहमान हैं। मजीद चंद हदायत देकर मुजम्मल रुखसत होने लगा तो मैंने इसे कहा कि मैं कल चिटागंग फ़ोन करना चाहता हूं ताकि आसमानी का जहाज़ हिरन घाटा पर आ जाए। मुजम्मल ने कहा कि इसी JCO के साथ वो एक जीप भेजेगा जिस पर मैं शहर जाऊं। मुजम्मल बहुत जज्बाती हो रहा था। मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा, अगरचे हम अपनी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, लेकिन यकीन रखो अगर तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के साथ 19-20 भी हुई तो दिलों में पकता हुआ लावा यहीं से फटकर बाहर आ जाएगा। तुम्हें अच्छी तरह से बताने का मौका नहीं मिला। हमारी आर्म्ड फोर्स का सकूते ढाका के बाद जल्द ही एहसास हो गया था कि भारत ने हमारे साथ हमदर्दी जताकर ऐसी चाल चली है कि हम इनके गुलाम बनकर रह गए हैं। इसने कहा, ठीक नहीं, सिर्फ यही इंतज़ार है कि पहला कदम उठाए। मुजम्मल के जाने के बाद मैं अपने कमरे के आरामदेह बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा कि अगरचे हम तादाद में बहुत थोड़े हैं, लेकिन अगर हमारी मौजूदगी में ऐसी नौबत आई तो हम इनके शाना बशाना लड़ेंगे। ऐसी ही बातें सोचता हुआ मैं सो गया। अगले रोज़ 11 बजे JCO जीप लेकर आया और मैंने टेलीफोन ऑफिस से चिटागंग फ़ोन करके आसवानी के इंचार्ज को कहा कि अपने अमले के अलावा हमारे 20 अफराद के लिए कम अज़ कम 1 माह के खुर्दो नोश के सामान से बड़ा स्टीमर भेज दे और कप्तान को हदायत करे कि हिरन घाटा पर हमारा इंतज़ार करे, चाहे इसे महीना भर वहीं रुकना पड़े। फ़ोन करने के बाद मैंने करेंसी डॉलर से कुछ डॉलर बांग्लादेशी टकों में तब्दील करवाए। साथियों ने अपनी ज़रूरत के सामान की लिस्ट भी मुझे दी थी। मैंने सब सामान खरीदा और चंद गैर मुल्की रसायल लेकर गेस्ट हाउस वापस आ गया। आइंदा चंद रोज़ में और मेरे साथी गेस्ट हाउस से बाहर ना निकले। मुजम्मल हर सुबह फ़ोन पर हमारी खैरियत दरियाफ्त करता और हर शाम मुझे मिलने आ जाता। इसके खलना छावनी में सरनियरिटी के लिहाज से दूसरी पोजीशन थी। इसकी हर रोज़ आमद और हमारे ब्रिगेडियर हक के मेहमान होने के बायस गेस्ट हाउस की इंतज़ामिया हमारी बहुत इज्जत करती और दोनों वक्त के खाने हमसे पूछकर तैयार किए जाते। एक रोज़ मैं अकेला ही दिन के वक्त शहर गया और लोहे के 4 इंच लंबी और खासी मोटी कीलें खरीद कर वेल्डिंग की एक दुकान से 3-3 किलो को मुख्तलिफ अतराफ में रख कर इनके सिरों को यकजा करके वेल्डिंग करवाया। मैंने ऐसे 20 सेट बनवाए। मुजम्मल से ये प्रोग्राम तय हुआ था कि मैं सोनिया को अगवा करके अपने साथियों के हमरा एक स्पीड बोट में हिरन घाटा ले जाऊंगा और मुजम्मल बारसियाल से रानी, इसके लड़के और दूसरी खवातीन को अपने हामी फौजियों के पैरे में खलना लाकर फौजी पैरे में ही किसी स्पीड बोट पर हिरन घाटा भिजवा देगा। बारसियाल जाने के तीसरे रोज़ मुजम्मल की बीवी वापस खलना आई और बताया कि इसके मैके में मुजम्मल के दोस्तों के मेहमानों को खुश आमदीद कहा गया है और वो वहाँ बाखैरियत और बिल्कुल महफूज हैं। रफ़ीक के बारे में मुजम्मल से ही पता चला कि इसकी और चकमा मजदूर की लाशें खलना लाई गई हैं। गाइड के FIU की हिरासत में होने के बाद शहर में मुख्तलिफ किस्म की चहमगोइयाँ हो रही हैं। इन दोनों की पुरसरार हलाकत में मौत वाक़या होने की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रफ़ीक की मौत शराब पीने से और मजदूर की किसी जहरीले सांप के काटने से हुई है। हेलीकॉप्टर की तबाही की तहकीकात करने वाली टीमों को हेलीकॉप्टर और लाशों के झुलसे हुए टुकड़ों के अलावा मिसाइल के टुकड़े और चली हुई गोलियां भी मिली हैं, जिनसे तहकीकाती टीम इस हतमी नतीजे पर पहुंची है कि हेलीकॉप्टर की तबाही किसी फनी खराबी के बायस नहीं बल्कि इस मुखालिफ हथियारों से हिट किया गया है। बांग्लादेशी टीम भारत के खौफ से इस हादसे को भारत के मुखालिफ भारतीय दहशतगर्दों की कार्रवाई कह रही है।
जबकि भारतीय टीम इस हादसे को भारत मुखालफ बांग्लादेशियों के सर थोप रही है। एक और इम्कान पर दोनों टीमें मुत्तफिक हैं कि इसमें पाकिस्तान की किसी जासूस एजेंसी का हाथ हो सकता है। तहकीकात जारी है और अभी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंची। मुजम्मल जब ये सब मुझे बता रहा था तो इसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें उभरी हुई थी। मेरे पूछने पर पहले तो वो इनकार करता रहा, लेकिन जब मेरा इसरार बढ़ा तो मुजम्मल ने बताया कि सुबह ही जैसूर छावनी से FIU का एक यूनिट यहाँ पहुंचा है और इनकी तफ्तीश का आगाज रफीक के घर वालों से पूछ-गुछ से हुआ है। ये यूनिट 8 अफराद पर मुश्तमिल है और इसके आदमी सारे शहर से इस बारे में इतला इकट्ठी कर रहे हैं। ये बातें खलना के FIU ने इसे बताई हैं, क्योंकि खलना का FIU जैसूर के FIU की निगरानी कर रहा है। खलना कैंट के गेस्ट हाउस में मेरे साथी और मैं एक तरह से नज़रबंद थे। भारतीय तहकीकाती टीम और जैसूर से आने वाले FIU के यूनिट खलना में अपनी तहकीकात कर रहे थे और खलना में मुतय्यन FIU का मुख्तसर अमला इन दोनों टीमों की तहकीकात की खुफिया निगरानी में मसरूफ़ था और कर्नल मुजम्मल को अपनी रोज़ाना की कारकर्दगी की रिपोर्ट देता था और कर्नल मुजम्मल हर शाम मुझे इसे मिलने वाली रिपोर्ट की बुनियाद पर दो टीमों के प्रोग्रेस बताता। रफीक के घर के अफराद से भी इन टीमों को सिवाय इसके कुछ मालूम न हो सका कि रफीक एक शिकार पार्टी के साथ गया था और इसकी लाश वापस आई। दोनों लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कसरत से शराब नोशी और जहरीले सांप के डसने से मौत वाक़या होने के सिवा कुछ मालूम ना हो सका। दोनों गार्ड भी गायब कर दिए गए थे, लिहाजा 4 रोज़ की तहकीकात से हेलीकॉप्टर की तबाही का शिकार पार्टी से कोई ताल्लुक साबित ना हो सका और दोनों टीमें नाकाम होकर और अपने नए खतूत पर तहकीकात का रुख मोड़ने पर मजबूर होकर खलना से वापस चली गई। एक शाम मैंने कर्नल मुजम्मल को कहा कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि फिल वक्त तो खतरा टल गया है, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। गेस्ट हाउस में हमारा ज़्यादा अरसे तक क़याम तुम्हारे मुखालिफ फौजी अफसरान को हमारी तरफ मतवज्जो कर सकता है, लिहाजा हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुजम्मल अगरचे मुझे हमारी सलामती के मुतल्लक काफ़ी तसल्ली देता रहा, लेकिन मेरी छठी हिस्स मुझे बार बार झंझोड़ कर कह रही थी कि यहाँ ख़तरा है और हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे अपनी ज़ात से ज़्यादा अपने साथियों की सलामती की फ़िक्र थी। खुदा न खास्ता अगर हम पकड़े जाते तो मेरे साथी बगैर किसी लालच, गर्ज और मकसद के सिर्फ मेरा साथ देने और दोस्ती निभाने के ना करदा गुनाह की पादाश में सज़ा पाते। मुजम्मल से खासी बहस व तमीज़ के बाद ये फैसला हुआ कि मेरे थाई साथियों को एक ट्रक बमा इनके सामान के आज रात बारसियाल ले जाए, जहां मुजम्मल के ससुराल वाले इनके क़याम ताम का बंदोबस्त करें और इस ट्रक पर कल्पना को खलना लाया जाए और एक स्पीड बोट पर फौजी जवानों के साथ कैसर और इसके साथी सपना और मैं जैसूर से ऊपर शमाल की तरफ दरसना जाएं और कैसर, सपना और साथियों को बॉर्डर क्रॉस कराकर मैं फौजी जवानों के हमरा खलना वापस लौट आऊं। मेरी वापसी पर बारसियाल से रानी, इसके लड़के और राजी की बीवी और मेरे थाई साथियों को फौरी खलना लाया जाए और थाइयों और राजी के सिवा बाकी सब को हिरन घाटा भेज दिया जाए और मैं बाद में राजी और थाई साथी सोनिया को उठाकर फौरन हिरन घाटा चले जाएं। कर्नल मुजम्मल ने रात 9 बजे फौजी ट्रक भेज दिया, जिस पर थाई साथी बारसियाल के लिए रवाना हो गए। अगली सुबह सपना को लेकर ट्रक वापस आ गया और सुबह तकरीबन 9 बजे एक तेज़ रफ्तार मोटर बोट पर 3 बावर्दी फौजी, जिनमें एक JCO था, मैं, राजी, सपना और कैसर और इसके साथी दर्शना के लिए रवाना हुए। मेरे पास पैसा रुपया तो था नहीं कि कैसर और इसके साथियों को और मुरंग के जवारात में इनका